उस पर कुछ एलिगेशंस लग रहे थे और एंकर बता रहा था कि भाई जब तक साबित नहीं हो गया आप कैसे मान सकते हैं। तो इत्तेफाकन मैंने उसी दिन पोस्ट लिख दिया। मैंने लिखा कि भाई ये पैमाना तो नरेंद्र मोदी पे भी लागू होता है, जिनको 2002 से आपने क्रूसीफाई कर दिया, सूली पे टांग दिया कि इन्होंने सब कुछ करा दिया, और भले वो व्यक्ति खुद मंच पर बैठ के उन लोगों के सामने जिनसे उन्होंने उस वक्त मदद मांगी, जिसमें दिग्विजय सिंह शामिल थे जो मध्य प्रदेश के उस वक्त मुख्यमंत्री थे, और जो गुजरात की नेबरिंग स्टेट्स हैं जहां कांग्रेस की सरकारें थी, आपको वीडियो शायद सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने उनके सामने बोला कि मैंने इनसे मदद मांगी कि आप मुझे फोर्सेस भेजिए, यहां दंगे हो रहे हैं गुजरात के अंदर, और उनमें से किसी ने नकारा नहीं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन उन्होंने फोर्सेस दी भी नहीं। तो वो आज तक साफ सुथरे हैं जिन्होंने उस दंगे के वक्त भी फोर्सेस नहीं दे सकते ये कह के पल्ला झाड़ दिया। लेकिन एक बाइट जिसमें अटल जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री को अपना राजधर्म निभाना चाहिए, और उसके बाद वो जब नरेंद्र मोदी जी बगल से कहते हैं कि हम भी वही कर रहे हैं साहब, तो अटल जी कहते हैं हाँ, और मुझे यकीन है कि नरेंद्र भाई भी वही कर रहे हैं। वो हिस्सा गायब करके सीधा राजधर्म निभाना चाहिए, मतलब ये आदमी फेल हो गया और इसी ने सब कर दिया। वो 2002 से आज तक चला, जब तक जजमेंट नहीं आया। तो और अभी भी चलेगा, जिसने मन में ठान लिया वो छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उस जमाने में मैंने एक पोस्ट लिख दिया कि भाई ये तो इन पे भी लागू होता है। एसआईटी की जांच में अभी तक कुछ नहीं आया, किसी कोर्ट ने नहीं कहा, कोई ऐसा सबूत नहीं है कि इस आदमी ने जानबूझ के सब करवा दिया। लिख दिया मैंने। अगले दिन मैं पहुंचा दफ्तर, मेल खोला तो देखा नोटिस आया हुआ कि आपने ये क्या लिख दिया, आपकी इतनी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर, और ये जो हम सोचते हैं या हमारी जो राय है उससे इत्तेफाक नहीं रखता। सो अगली बार आप ऐसा कीजिएगा तो आपकी नौकरी जा सकती है। तो ऐसे चीजें कंट्रोल की गई हैं देश के अंदर। भाई हम तब इतने जिहादी नहीं थे। हम भी मान ले, मतलब हम माने नहीं, ऐसा नहीं कि हमने कुछ रिप्लाई में सॉरी और ही लिख दिया। हमने बोला ठीक है अभी कुछ दिन रखो, या सच मानिए तो शायद वहां रह के ही मेरा जिहाद पैदा हुआ। इतना देख लिया कि मुझे लगा कि नहीं यार, इतने इसके लिए तो बोलना पड़ेगा, ये तो लड़ना पड़ेगा, ऐसे तो सब मामला गड़बड़ा जाएगा। तो मैं आपको बस ये समझा रहा था एक एग्जाम्पल से कि कैसे चीजें कंट्रोल कर ली जाती। अब वो दौर रहा नहीं। आप किसी को बोलिएगा कि भाई नहीं करना है तो छोड़ के अपना यूट्यूब चैनल खोल लेगा, और देश विदेश तक यूट्यूब की रीच है। ट्विटर पे लिखेगा, फेसबुक पे लिखेगा, सोशल मीडिया पे लिखेगा। तो वो चीजें अब धीरे धीरे टूट रही हैं, और इसलिए वो जो आसान था कि आप रात 9 बजे आए और दुनिया के लिए नैरेटिव सेट कर दे, वो मुश्किल हो गया। अब क्या है, पहले क्या था, इसको अगर सरल एग्जांपल में समझिए कि आपने पैकेज्ड फूड जो है वो बेच दिया और वो चला जाता था। अब उसमें क्या है, लेबल लगने लगा है कि इसकी एक्सपायरी डेट कब है, तो पब्लिक को पता लगने लग गया है कि ये सड़ा माल बेच रहा है, तो अपन दूसरे दुकान पे जा सकते हैं। तो वो चुनौती उनके लिए भी खड़ी हुई, और इसलिए वो अग्रेसिव हुए। जो मैं आपसे कह रहा था कि उन्होंने नैरेटिव सेट किया कि ये गोदी मीडिया है। यही मुद्दा आप जो बात कह रहे हैं, मुझे भी ऐसी ही न्यूज़ आई थी। हमारे बीच के ही एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने कुछ सीट्स को लेकर के पहले अनाउंसमेंट कर दिया था जब हमारे यहाँ पर चुनाव थे। आपको बात वहीं तक लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद में चूंकि उन्होंने घोषणा कर दी थी कि ये सरकार बननी है, जिस तरह आपको नोटिस मिला उन्हें भी नोटिस मिल गया था। लेकिन हाँ, जब ये विचार पक्का हो जाता है कि मैंने जो काम किया है वो देश हित में किया है, तो आपके जैसे लोग जो हमारे बीच एक इंस्पिरेशन बन के उभरते हैं। आज का ये कॉन्क्लेव मैं समझती हूँ, ये ओपनिंग रिमार्क हमारे लिए बहुत अच्छा है। इनकी एक बात की इन्होंने नोटिस के लिए, वो इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग कि आपने उस नोटिस को सोचा इस दृष्टि से कि आप आगे का रास्ता खोल सकते हैं। तो ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्हें किस दिशा में जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, भारत की जो इमेज है, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे, आप राजनीति और पत्रकारिता आजकल बहुत ही एक पैरेलल मोड से हम कह सकते हैं आगे हैं। विदेश की धरती पर जाकर भारत की छवि जो है वो धूमिल की जाती है।
इस विषय को एक सेटराइट या एक थॉट प्रोसेस से वो आगे बढ़ता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, आपका अनुभव?